नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम सब कवर करेंगे बिहार स्टेट से संबंधित जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों आर्ट ऑफ टीचिंग में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन को रट लें, क्वेश्चन को रटना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि आपके एग्जाम में कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह आपका 8/9/2023 में जो आपका ये स्टेट हुआ था, उसी दिन यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसी क्वेश्चन पेपर को हम सब कवर करेंगे, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का है। इसकी पीडीएफ की बात करें तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सीधे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और कमेंट भी करिए कि आपको क्लास ये कैसी लगी। तो दोस्तों आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक से अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि कौन सी है। आपको बताना है अगर आपके कक्षा में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, एक से अधिक संख्या वाली कक्षा में जो सबसे उपयोगी विधि होगी वह कौन सी होगी। देखिए इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपकी क्लास में एक से ज़्यादा है, कितना है, कुछ बाउंडेशन नहीं दिया गया है। पहला ऑप्शन है, क्या वाद विवाद एवं विचार विमर्श, दलगत कार्य या फिर व्याख्यान विधि, स्वयं अध्ययन विधि। देखिए दलगत कार्य भी होगा दोस्तों, जब बच्चा खोज करके सीखेगा, अच्छे से सीखेगा। वाद विवाद, जब बच्चा आपस में बात करेगा तब भी तो बहुत अच्छे से सीखेगा, आपस में विचार विमर्श करेगा। स्वयं अध्ययन, देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा सी होगा। आप कहेंगे व्याख्यान विधि, जो इसमें से जो सबसे सही आंसर है वह व्याख्यान होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपने सोच लिया 10 बच्चे हैं, अभी हम बता रहे हैं आपके क्लास में 1000 बच्चे हैं, अब बताइए इसमें तो बाउंडेशन दिया नहीं है ना कि 100 बच्चे होंगे कि 10 बच्चे होंगे कि 1000 होंगे। एक बच्चे से ज़्यादा है, एक से अधिक संख्या वाली क्लास है, उसमें जो सबसे अच्छा विधि होगा वह है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के जरिए दोस्तों आपको 1000 बच्चों को समझा सकते हैं। अगर हम जो वाद विवाद, देखिए 1000 बच्चों का वाद विवाद विचार विमर्श से तो नहीं सिखा पाएंगे, आप कैसे सिखाएंगे। अगर 1000 ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा तो ही नहीं सिर्फ 1000 होगा। इसलिए इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, व्याख्यान विधि। अगर ये संख्या दिया होता है कि आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो फिर उसका आंसर अलग हो सकता था। तो आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं को मिश्रित कक्षा में सहयोगी उन्नत करने हेतु अच्छी विधि कौन सी है। दोस्तों किसी की बात करें, मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने के हेतु अच्छी विधि कौन सी है। दलगत कार्य, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि या फिर सम्मिश्रित विधि। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दलगत विधि। इसमें जिसकी बात करें कि छात्र छात्राओं को मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने के लिए कौन सी विधि है दोस्तों, दलगत विधि। देखिए दलगत विधि होता क्या है, इसके बारे में तो थोड़ा सा आपको बताते हैं। यह वह विधि है दोस्तों जो छात्रों को समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। किसमें, टीम वर्क है। दलगत विधि का किससे संबंध है, जब बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे वही आपका दलगत विधि होता है। तो यह दोस्तों जब छात्र छात्राओं में मिश्रित कक्षा है तो समूह में जब मिलकर कोई बच्चा काम करेगा तो वह अच्छा है। तो ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में आपको बताते हैं कौन कौन से हैं जो त्रिध्रुवीय हैं। उसमें जो एक केंद्र नहीं है क्या है, शिक्षण विधि है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, विषय वस्तु है। इसमें जो है शिक्षण विधि जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कौन से नहीं है, वह आपके ऑप्शन ए सही है, शिक्षण विधि नहीं है। देखिए इसमें जो होता है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कौन कौन से शामिल है, शिक्षक शामिल है, शिक्षार्थी शामिल है, विषय वस्तु। देखिए दो ऑप्शन तो आपके एकदम 100% है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में बच्चा और शिक्षार्थी तो रहेगा ही, वो विद्यार्थी और शिक्षक तो रहेगा ही, विषय वस्तु भी शामिल है। लेकिन जो शिक्षण विधि है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में नहीं है, तो यही आपका गलत आंसर है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। शिक्षण का लक्ष्य है, शिक्षण का लक्ष्य क्या है दोस्तों, सूचना प्रदान करना, छात्रों को क्रिया में शामिल करना, ज्ञान अंतर्निविष्ट करना या फिर व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जो शिक्षण का लक्ष्य, अगर एक आप टीचर हैं तो आप क्या किस लक्ष्य पे बच्चों को आप शिक्षित करेंगे। क्या सूचना प्रदान करना, हमको बच्चों की सिर्फ जानकारी ही देना है, नहीं दोस्तों। आप ऐसे हटने का प्रयास करिएगा। जो ऑप्शन बच्चों के खिलाफ है वह ऑप्शन आपका गलत होगा। पहले इसको समझ लीजिए, जो ऑप्शन बच्चों के खिलाफ है वह ऑप्शन आपका गलत होगा। देखिए सूचना प्रदान करना, क्या सिर्फ बच्चों को हम पढ़ाते हैं सिर्फ सूचना देने के लिए, नहीं। छात्रों को क्रिया में शामिल करने के लिए, यह भी नहीं हो। ज्ञान का अंतर्निविष्ट करना, ये तो होगा ही नहीं।
व्यवहार में वांछित बदलाव लाने के लिए, हमको बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाना है, हमको शिक्षा के जरिए बच्चों को जीना कैसे इसको सिखाना है, ना कि हमको ज्ञान उसे देना है कि ज्ञान को लेकर ज्ञान का मास्टर बन जाए, नहीं, उसे व्यवहार में परिवर्तन लाना है हमको। तो इसलिए ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें आगमन विधि। आगमन विधि में दोस्तों ऑप्शन है पहला विधन, अभ्यास, विशिष्ट से सम्मान की ओर, सम्मान से विशिष्ट की ओर। हमने आपको आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं। तो हम आगमन विधि के बारे में जो राइट आंसर है विशिष्ट से सम्मान की ओर जानते हैं। आगमन एक होता है निगमन विधि, एक होता है आगमन विधि। आगमन विधि एक माने वैज्ञानिक विधि है जो शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देती है। किसकी बात करें? अपसारी। आप कहेंगे अपसारी चिंतन क्या होता है? एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं आपसे। यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है। कौन सी विधि? आगमन विधि। हमने एक पॉइंट आपको बताया अपसारी चिंतन, इसके बारे में बताते हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आगमन विधि होता है वह आपका अपसारी होता है। अभिसारी जो होता है, जैसे अभी आपको हम कोई क्वेश्चन दे दें, जैसे अभी क्वेश्चन पूछे आपके, आप बताइए कि भारत की राजधानी क्या है। हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, आप 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आप देंगे, वह कैसा क्वेश्चन हुआ? वह आपका अपसारी क्वेश्चन हुआ। लेकिन अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसकी विशेषता आप बताइए, अब आपका निबंधात्मक प्रश्न हो गया। इसमें आपको अपने अपना दिमाग लगा के सोच के जवाब देना पड़ेगा, इसलिए आपका यह अपसारी होगा। अब यहाँ पे समझ गए होंगे अभिसारी और अपसारी क्या होता है। तो आगमन विधि कैसी विधि है दोस्तों? यह आपका अपसारी चिंतन को बढ़ावा देता है, इसमें निबंधात्मक प्रश्न को शामिल करना होता है, इसलिए आपका अपसारी हो। लेकिन अभिसारी कैसा है? यह बहुविकल्पी प्रश्न इसमें शामिल होते हैं। तो आपसे नहीं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। कौन से? आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सुकरात विधि है दोस्तों, कैसी विधि है? व्याख्यान प्रदर्शन विधि, अनुसंधान विधि, प्रश्न उत्तर विधि या फिर व्यथन विधि। सुकरात विधि कैसी विधि है? यह दोस्तों प्रश्न उत्तर विधि है। कैसी विधि है? यह प्रश्न उत्तर विधि है। सुकरात विधि जिसे सुकराती पद्धति भी कहा जाता है। किसे दोस्तों? ऑप्शन सी सही है इसमें, इसे सुकराती पद्धति भी कहा जाता है। व्यक्तियों के बीच सहकारिता तर्कपूर्ण संवाद का एक रूप है जो समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करता है। किसको दोस्तों? सुकरात विधि किसको प्रोत्साहित करता है? समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है। परियोजना विधि के जो गलत है वही आपको राइट आंसर होगा। शिक्षक केंद्रित होता है, कहेंगे आपको मैंने पहले बताया ना, जो ऑप्शन बच्चों के खिलाफ रहे वो ऑप्शन आपका गलत ही होगा। अब इसमें सर्वे सर्वा शिक्षक नहीं होता, सर्वे सर्वा बालक होता है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट गलत होगा। अभी तक तो आपका राइट आंसर है, लेकिन सभी ऑप्शन हम देखते हैं। वास्तविक जीवन में संपादित करिए, तो आपका सही आंसर है सामाजिक वातावरण में घटित यह भी हो, उद्देश्यपूर्ण क्रिया यह भी। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है। क्या नहीं सही है? शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूलन है पढ़ाने के लिए। ऑप्शन है विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल। नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूलन है पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सही है? नाटक में अगर हमको नाटक या भूमिका निर्वाह के लिए हम किस चीज़ों में बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं? विज्ञान में, गणित में, भूगोल में, इतिहास में। आप कहेंगे इतिहास। नाटक में हम किस चीज़ का चॉइस करते हैं? तो हम इतिहास को दोस्तों। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा है दोस्तों? प्रयोगशाला, कहानी कथन, प्रदर्शन कहना या फिर 2 प्रयोग के परिणाम का परिकलन। तो मनोगत्यात्मक का जो उदाहरण है दोस्तों वो ऑप्शन प्रयोगशाला। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर होगा कि प्रयोगशाला मनोगत्यात्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए, मनोगत्यात्मक क्रिया वह क्रिया होती है, मनोगत्यात्मक के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। मनोगत्यात्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो मानसिक गतिविधियों से संबंधित होती है। किससे दोस्तों? मानसिक गतिविधियों से ये संबंधित होता है, इसको जानते रहिए आप। कौन सा? मनोगत्यात्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विषय वस्तु को आसान रूप से प्रस्तुत करने का नियम है। कौन सा नियम है? ऑप्शन है फर्स्ट शिक्षण विधि, सेकंड ऑप्शन है शिक्षण सिद्धांत या फिर शिक्षण प्रविधि या फिर शिक्षण कार्यनीति। देखिए, शिक्षण प्रविधि से देखिए प्रविधि के बारे में आप थोड़ा सा जानते रहिए।
क्योंकि प्रविधि से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, काफ़ी हर सेट में हमको प्रविधि से संबंधित कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो प्रविधि के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए, प्रविधि का मतलब होता है जब जो चीज़ बच्चा करके सीखता है, जो चीज़ जैसे सिस्टम से नहीं होता। जैसे जब बच्चा घर पे रहता है तो जो घर पे तो कोई सिस्टम से पढ़ाई होती नहीं है, बच्चा जो भी मन होता है बोलने सीखने लगता है। वही चीज़ जो बच्चा करके सीखता है वो आपका प्रविधि आता है। जो चीज़ कोई सिस्टम से सीखता है वो आपका विधि हो जाती है, लेकिन जब बिना सिस्टम से कोई चीज़ सीखता है बच्चा तो वह प्रविधि हो जाता है। आप प्रविधि का मतलब जानते रहिए, बाकी इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे और अच्छे से बताएंगे। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है हर बार। इसमें जो प्रस्तुत करने का नियम है तो वह कौन सा नियम है? ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर, शिक्षण सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? शिक्षण सिद्धांत इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना संबंधित है। प्रस्तावना किससे संबंधित है? पूर्व ज्ञान से, नवीन ज्ञान से, विशिष्ट उद्देश्य से, उद्देश्य कथन से। देखिए, प्रस्तावना किससे संबंधित है? प्रस्तावना जो होता है दोस्तों वह पूर्व ज्ञान से। प्रस्तावना किससे होता है? पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। देखिए, प्रस्तावना जो तैयार किया जाता है ऐसा तैयार किया जाना चाहिए कि जिससे बच्चों के पढ़ाए जाने वाली पाठ या विषय वस्तु के प्रति सोच की जानकारी मिले। प्रस्तावना प्रश्नों में पूर्व ज्ञान व पढ़ाई जाने वाली वस्तुओं का समन्वय होना चाहिए। देखिए, प्रस्तावना अगर आप तैयार करें, जैसे कोई आपके पास कोई चैप्टर है, उस चैप्टर से संबंधित 4-6 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन आप तैयार कर लीजिए प्रस्तावना। पहले बच्चों के बारे में उसकी जो प्रस्तावना उसके बारे में आप बता दीजिए जो चैप्टर है, फिर आप सब्जेक्ट को चैप्टर को शुरू करेंगे, बच्चा अच्छे से समझ जाएगा। इसलिए प्रस्तावना जो है पूर्व ज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। किससे होना चाहिए? पूर्व ज्ञान से, पुनरावृत्ति से, छात्र क्रियाशीलन से, या फिर नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित। तो पाठ्य योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए। किससे होना चाहिए? तो राइट आंसर जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका डी सही है, नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। पाठ्य योजना हमारी कैसे होना चाहिए? उसमें नवीन ज्ञान होना चाहिए, पूर्व ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, नवीन ज्ञान जोड़िए है ना, या फिर नवीन ही ज्ञान और पूर्व ज्ञान नहीं हो। हमको बच्चों को पाठ्य योजना में गृह कार्य संबंधित कैसा होना चाहिए? वही आपका नवीन ज्ञान भी रहे और पूर्व ज्ञान भी रहे, ताकि बच्चा अच्छे से समझ ले। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, पाठ्य योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है। पूर्व ज्ञान से है, पूर्व अनुभव से है, विषय ज्ञान से, उपरोक्त सभी। इसमें खोजी प्रश्न, बच्चों को खोजी बनाना चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है दोस्तों, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। पाठ्य योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है, क्यों है दोस्तों? पूर्व ज्ञान से, यह भी सही है। पूर्व अनुभव से, यह भी सही है। विषय ज्ञान है, यह भी सही है। उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। देखिए, बच्चों को हमको खोजी बनाना चाहिए, खोज विधि के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। जब बच्चा खोजी बनता है तो उसमें बच्चा हर चीज़ के अंदर उसे क्यूरियोसिटी रहती है, सोचने समझना तीव्र होती है, हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है। ऑप्शन इसमें आपका जो सही है ऑप्शन डी, ये सभी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है। क्या होता है? सैंपट कार्य होता है, उद्देश्य कथन होता है, पुनरावृत्ति होता है, मूल्यांकन होता है। विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है। क्या होता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मूल्यांकन होता है। राइट आंसर इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है। क्या होता है? प्रथम पंक्ति में, सेकंड ऑप्शन है, द्वितीय पंक्ति, दूसरे पंक्ति में, थर्ड ऑप्शन है, तीसरे पंक्ति में, लास्ट ऑप्शन है चौथी पंक्ति में। तो पाठ्य योजना में जो शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है कहाँ पे होता है? देखिए, जो शिक्षण बिंदु होते हैं हमको शुरू में ही देखने को मिलता है। ये चीज़ आप टीचिंग किए होंगे तो आप जानते होंगे, हमको जो शिक्षण के बिंदु होते हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, उसे हमको शुरू में ही ऐड करना होता है, मतलब प्रथम पंक्ति में ही यह ऐड होता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस प्रकार के परीक्षण में वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है? कैसे परीक्षण में दोस्तों वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक ने परीक्षण किए, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, या फिर लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। किस प्रकार के परीक्षण में को विश्लेषण की आवश्यकता होती है? इसमें वस्तु का विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, मानकीकृत परीक्षण में हमको वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता होती है।
देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। वस्तु का विश्लेषण आमतौर पर उन परीक्षणों में आवश्यकता होती है, किसमें दोस्तों, जहाँ विस्तृत जानकारी और समझ की ज़रूरत होती है। जहाँ पे हमको विस्तृत जानकारी देना होता है, समझ की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हमको विश्लेषण की ज़रूरत होती है। इसे मानकीकृत परीक्षण में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है? देखिए है तो नेगेटिव फाइंड, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमको बच्चों को तुलना नहीं करना चाहिए। एक बच्चे से एक बच्चे की तुलना कभी नहीं करना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक का यही है कि आप एक अच्छे शिक्षक है तो आपको कभी तुलना नहीं करना चाहिए। किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है? देखिए ऑप्शन है पहला वस्तुनिष्ठ संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, मानदंड संबंधित परीक्षण, या फिर उपयुक्त से कोई नहीं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी सही है। मानक संदर्भित परीक्षण में हमको एक छात्र से दूसरे छात्र की तुलना की जाती है। तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, करें नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है संरचनात्मक साक्षात्कार, सेकंड ऑप्शन है केंद्रीय साक्षात्कार, थर्ड ऑप्शन है पैनल साक्षात्कार, या फिर लास्ट ऑप्शन है समूह साक्षात्कार। तो इसमें आपको बताना है जो नियोजित साक्षात्कार कैसे होता है। देखिए नियोजित साक्षात्कार बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। जब साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला सामने बैठते हैं, बैठ के अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो वही आपका नियोजित साक्षात्कार होता है। इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस साक्षात्कार विधि में चर्चा एक विधि पर केंद्रित होती है, उसे हम क्या कहेंगे? अब कहेंगे नाम से अगर केंद्रित मिल रहा है तो केंद्रित ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर सही होगा, ये भी सही है दोस्तों कि आपका यही राइट आंसर सही है। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा आपको केंद्रीय साक्षात्कार कहेंगे इसको, जब ऐसा साक्षात्कार जो एक ही चीज़ पर केंद्र हो, एक ही विषय पर केंद्रित हो, उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो वही आपका केंद्रीय साक्षात्कार कहा जाता है। ऑप्शन जो इसमें सही है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है, क्या दोस्तों? ध्यान भटकाने वालों की प्रभावशीलता, या फिर सेकंड ऑप्शन है सुविधा सूचकांक, थर्ड ऑप्शन है भेदभाव शक्ति, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। ये सभी दोस्तों आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने पर केंद्रित होता है, ध्यान भटकाने वाले प्रभावशीलता को, सुविधा सूचकांक, भेदभाव शक्ति, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, तो डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सत्य असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लाभ खाली जगह है, क्या है दोस्तों? अनुमान लगाने का उन्मूलन, सेकंड ऑप्शन है व्यापक नमूनाकरण, या फिर थर्ड ऑप्शन है आइटम वैधता, या फिर लास्ट है उपरोक्त से कोई नहीं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापक नमूनाकरण। सत्य असत्य परीक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है व्यापक नमूनाकरण होता है, क्या दोस्तों? व्यापक नमूनाकरण। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का कठिनाई सूचकांक 5% है तो वह खाली जगह है, क्या है दोस्तों? मुश्किल है, बहुत आसान है, आसान है, स्वीकार्य है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा मुश्किल है। अगर किसी वस्तु का कठिनाई सूचकांक 5% है तो वह मुश्किल है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आमतौर पर अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली किस प्रकार है? ऑप्शन है पहला माता पिता को पत्र, सेकंड ऑप्शन है पारंपरिक अंकन प्रणाली, थर्ड ऑप्शन है पास फेल प्रणाली, या फिर उपरोक्त सभी। तो आमतौर पर अंकन प्रणाली किससे संबंधित है? आपको बताना जो अंक दिया जाता है अंकन प्रणाली किससे संबंधित, आप कहेंगे यह सभी माता पिता को पत्र, पारंपरिक अंकन प्रणाली, पास फेल प्रणाली, या फिर ये सभी। तो ये सभी दोस्तों देखिए अंकन प्रणाली माता पिता को सूचित करता है कि आपका बच्चा कितना नंबर पाया है, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया, कैसे पाया, इसके बारे में जानकारी तो देता ही है। पारंपरिक अंकन प्रणाली यह भी तो सही है, छात्रों को परीक्षा और असाइनमेंट के लिए अंक दिए जाते हैं जिससे उनका मूल्यांकन किया जाता है, यह भी तो है पारंपरिक अंकन प्रणाली। यह भी है पास फेल प्रणाली, इससे आप पास फेल बच्चे को चेक कर सकते हैं किस श्रेणी का बच्चा फेल हुआ है, किस श्रेणी में बच्चा पास हुआ है, यह भी जानते हैं। तो इसलिए इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
मापन मूलतः खाली जगह है। संख्यात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन, मूल्य निर्णय या फिर उपरोक्त सभी। जो मापन मूल्यांकन होता है कैसा होता है, वह दोस्तों संख्यात्मक होता है। मापन मूल्यांकन कैसा होता है, संख्यात्मक मूल्य है। कैसा है, संख्यात्मक मूल्य। तो ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मूलतः मूल्यांकन है, कैसा है, गुणात्मक मूल्य है, संख्यात्मक मूल्य है, मूल्य निर्णय है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्य निर्णय है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मूलतः मूल्यांकन क्या है, मूल्य निर्णय है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक पेपर में एक छात्र का स्कोर है, क्या है दोस्तों, मूल्यांकन है, परीक्षण है, माप है, उपरोक्त सभी है। एक पेपर में एक छात्र का स्कोर क्या होता है। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, आप कहेंगे एक पेपर में क्या होता है, एक पेपर में एक छात्र का स्कोर मूल्यांकन भी है, परीक्षण भी है, माप भी है, उपरोक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर इसमें सभी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक परीक्षण आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है, कैसा देता है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है या फिर कितना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है, ये सब इसमें से एक परीक्षण आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है। एक परीक्षण जो है आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है। तो इसमें जो ऑप्शन देखिए, दो ही ऑप्शन है, एक कितना अच्छा है, कितना अच्छा, या फिर कितना, उपरोक्त में कोई नहीं। एक परीक्षण आमतौर पर यह मापता है, क्या मापता है, पहले उसको बताते हैं। व्यक्ति ने किसी विशेष विषय या क्षेत्र में कितना ज्ञान अर्जित किया है। परीक्षण क्या करता है, वह चेक करता है ना कि व्यक्ति किस विषय में कितना ज्ञान को अर्जित किया है, वह उस ज्ञान का कितनी अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है, यह भी चेक करता है। जो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति की तार्किक सोच को परखा जाता है। लेकिन यह दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहले खाली जगह का उपयोग सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। ऑप्शन है पहला योगात्मक मूल्यांकन, सेकंड ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन है प्लेसमेंट मूल्यांकन, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें जो है बी इज करेक्ट आंसर, रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। किसकी बात करें, दृष्टिकोण माप के लिए बात करें, प्रक्षेप पैमाना, लिकर्ट स्केल, सामान्य पैमाना, तकनीकी पैमाना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें जो सही है, ऑप्शन किसकी बात करें, दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का हम सब प्रयोग करते हैं, लिकर्ट स्केल का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, लिकर्ट स्केल का। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। योग्यता परीक्षण का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है, क्या मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट वर्तमान उपलब्धि, योग्यता प्राप्त की संभावित क्षमता या फिर समग्र मानसिक क्षमता। देखिए ऐसे क्वेश्चन के जवाब आप खुद से सोचिए कि देखिए इसमें बात किसकी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि योग्यता परीक्षण का उपयोग, हम योग्यता परीक्षण कब मापेंगे। क्या वर्तमान उपलब्धि, जो वर्तमान है यह योग्यता नहीं हो सकता, बच्चा जब निपुण हो जाता है। जैसे अभी आपने हाई स्कूल का एग्जाम दिया, हाई स्कूल में आपने 3 से नंबर पाया 6 से में, तो यह आपकी योग्यता है, आपकी ये योग्यता थी कि आपने 6 से में 3 से नंबर पाया, 50% नंबर पाया है, तो यह तो योग्यता है। वही करेंगे योग्यता, क्या जो वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं तब आपका योग्यता परीक्षण नहीं हो सकता। योग्यता प्राप्त की, जब आप योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं तभी आपकी योग्यता को मापा जा सकता है। संभावित क्षमता को आप नहीं ना, संभावित दोस्तों हो सकता है हम आपसे बोलें कि आप 6 से पूर्णांक आप 4 से नंबर पाएँ, लेकिन आपने पाया कितना, 3 से नंबर पाए हैं, इसलिए आपका जो पार जाते हैं वही आपका योग्यता होता है। तो ऑप्शन इसमें वी इज करेक्ट आंसर।